क्या सच में ऐसा कुछ है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो वो आगे चल के पैरालिसिस में तब्दील हो सकता है? लकवा देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये अचानक से ही आ गया। कि क्या ये अचानक से होता है? तो नहीं, उसको चक्कर आता है, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। आपको बताना चाहूँगी लकवा 2 टाइप का होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक क्या है। चेहरे का तिरछा होना, हकलाहट होने लगेगी, वो बोलेंगे कि हाथ को ऊपर उठाइए तो उसका हाथ गिरने लगेगा। पैरालिसिस का पेशेंट है तो क्या उसकी रिकवरी संभव हो सकती है? जिन्हें पैरालिसिस हो चुका है उन्हें भी पता चलेगा कि उनके तरफ से क्या गलतियां की गई हैं। उसको बहुत आदत थी ड्रग्स लेने की, दारू पीने की, सिगरेट पीने की, अब उसको लकवा हो गया। इस व्यक्ति ने भी जब ये समझा कि जो ये सब चीज़ें उन्होंने करी थी मज़े के लिए या रिलैक्सेशन के लिए, उसी चीज़ ने उनका जीवन खराब किया था। नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, लकवा यानी कि स्ट्रोक या पैरालिसिस। भारत में हर साल लाखों लोग स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं और उनमें से बहुत से लोग दोबारा कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर हैं जो इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही हैं, लकवा मुक्त भारत बनाने का सपना लेकर चल रही हैं। हमारे साथ आज जुड़ने वाली हैं डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा, जो कि सिग्मा स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोप्लास्टिक कोच हैं, हेल्थ कोच हैं। पीजी यूके से इन्होंने की है, 100 से अधिक मंचों पर ये प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं और साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नेहा जी नेशनल खबर पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी प्रज्ञा जी। ये मेरा ऑनर है, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके दर्शकों तक एक पॉजिटिव वाइब जो हम अपने पेशेंट्स के थ्रू या अपने उद्देश्य के थ्रू फैलाना चाहते हैं वो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुँचेगा और उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने नेशनल खबर को अपना समय दिया और साथ ही हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए अपना समय निकाला, अपने अभियान के बारे में हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उन्हें रूबरू करने की कोशिश की। इसी के साथ हम सबसे पहले सवाल पर चलते हैं डॉक्टर नेहा कि लकवा मुक्त भारत अभियान, इसके बारे में हमें बताइए कि एक चीज़ ये क्या है। साथ ही एक सवाल सबसे बड़ा उठता है कि लकवा क्या भारत के लिए इतनी गंभीर समस्या बन चुका है, इतनी बड़ी चुनौती बन चुका है कि इसके लिए एक मिशन शुरू करना पड़ जाए और मिशन के माध्यम से लोगों को समझाया जाए कि पैरालिसिस से कैसे बचना है, पैरालिसिस कैसे ना हो। क्या इतनी बड़ी समस्या है ये हमारे देश के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जी वाकई में इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि कोविड के बाद चीज़ों में क्या बदलाव आया है। देखिए, मैं आपको 1990 का डाटा बताती हूँ जहाँ पे हमारे भारत में कुल 6.8 लाख केसेस थे स्ट्रोक के और 2021 के सर्वे में इसके अंदर 51% की बढ़ोतरी हुई है। अब लगभग 1.25 मिलियन केसेस हैं स्ट्रोक के, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। दूसरी चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि पहले जो एज ग्रुप होता था लकवे का वो होता था 50 से लेके 70 के बीच का, और आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि जो अब एज ग्रुप है वो है 15 से लेके 50 साल की उम्र तक का। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इस बीमारी के बाद, इस एपिडेमिक के बाद हमारे शरीर में जो बदलाव आया है उसके चलते लकवा एक इस तरीके से महामारी के रूप में फैला है जहाँ पे लोगों को समझने तक का मौका नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं वैसे ही ब्रेन अटैक के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बदलाव आया है। वैसे तो इस मिशन की शुरुआत मैंने की थी 2010 में, बट इस मिशन को बढ़ाने का जो एक जज्बा हमको मिला है वो स्पेशली कोविड और कोविड के बाद में इसमें हमको लोगों का बहुत सहायता मिली, बहुत प्रोत्साहन मिला और इस मिशन को हम भारत के हर घर हर वर्ग तक पहुंचा पाए हैं। जी, बहुत खूब। और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने एक ऐसा अभियान जो है आप लेकर चली हैं, जो हमारे देश में जो लोग परेशान हैं, जो मरीज़ परेशान हैं, जिनका परिवार परेशान है, उनके लिए एक नई उम्मीद के तौर पर ये अभियान जो है उभर कर सामने आ रहा है। अब
इसके आगे हम चलते हैं कि हर शहर में जहाँ भी हम देख लें, पूरे भारत में, इवन आउट ऑफ इंडिया की बात भी करें अगर हम, तो स्ट्रोक का इलाज मौजूद भी है। फिर भी आपने श्री नमो वेलनेस की शुरुआत क्यों की, और आपके सेंटर में ऐसा क्या अलग है जो दूसरों के सेंटर्स में नहीं है या दूसरों से आपको अलग बना रहा है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर नेहा प्लीज़। देखिए, लकवे का इलाज हर गली मोहल्ले, हर कस्बे, हर गांव में होता है, बट क्या आपको पता है उन इलाजों में कुछ ऐसी विधियां और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें लकवा ठीक हुआ नहीं हुआ, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पेशेंट को कई प्रकार की अन्य बीमारियां और एलर्जीज हो जाती हैं, जैसे कई प्रकार के वैद्य भी होते हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज भी होती हैं, कई प्रकार की चिकित्सा होती है जिसमें कबूतर खिला दिया, कोई जड़ी बूटी दे दी, कोई लेप लगा दिया, किसी मंदिर में आप चले गए, किसी दरगाह पे चादर चढ़ा दी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लकवा जो है ना, ये ब्रेन से संबंधित रोग है। इसमें दवा दुआ हर चीज़ काम करती है, बट साइंस का अपना एक स्पेशल और इम्पोर्टेंस महत्व है। यहाँ पे समय का मुख्य खेल है। आप दवा करें ज़रूरी है, साथ में आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, दरगाह जाएं, आप जड़ी बूटी खाएं, आयुर्वेदिक दवाई खाएं, कोई मना ही नहीं है। बट जब समय निकल जाता है और गोल्डन आवर ख़त्म हो जाता है तब वो पेशेंट ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज बन जाता है। वो एक बोझ बन जाता है खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। तो हर शहर में या हर जगह पे जहाँ पे ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ डॉक्टर तक मरीज नहीं पहुँच पाता है, उस बदलाव को लाने के लिए हमने नमो वेलनेस की शुरुआत की थी। और नमो वेलनेस का एक ही उद्देश्य है कि हर घर तक वेलनेस पहुँचाना, हर घर तक खुशहाली पहुँचाना, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि एक लंबी बीमारी में गिना जाता है। साथ में लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट अपाहिज होकर रह जाता है, और उस उद्देश्य से नमो वेलनेस ने उन सारी सुविधाओं को जुटाया जिसके चलते विदेशों में पाई जाने वाली तकनीकें और पद्धतियाँ हम भारत में लेकर आए। हमने लोगों को जागरूक किया कि पहली चीज़ तो ये कोई कबूतर खाने से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है जी, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसको समय पर ट्रीटमेंट मिलने के साथ ठीक किया जा सकता है। और उस उद्देश्य के माध्यम से जागरूकता फैलाने के बाद हम वो सभी तकनीकें भारत में लेकर आए हैं, जिसके लिए पहले पेशेंट या तो मेट्रो सिटीज़ में भागता था या फिर विदेशों में भागता था। अब आप भी इस चीज़ को समझ सकती हैं कि हर व्यक्ति के लिए विदेश जाके इलाज करा पाना मुमकिन नहीं होता है, ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है वो। पर हर उस इंसान को जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको एक आधुनिक पद्धति के इलाज का हक है। उसको ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि अगर ये बीमारी समय रहते सही की जा सकती है तो उसका जीवन बच सकता है, उसके परिवार का जीवन बच सकता है। तो नमो वेलनेस का यही एकमात्र उद्देश्य है जो हमें अलग बनाता है। बहुत खूब, आपका जो ये विषय आप लेकर चले हैं ये बहुत ही बेहतरीन है, और साथ में जो आपका सेंटर जो काम कर रहा है वो बेहद ही सराहनीय है। अब इसके आगे अगर हम बात करें कि लकवा या स्ट्रोक के बारे में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये अचानक से ही आ गया। आम धारणा है कि अचानक से लकवा जो है वो उसके आ जाता है, और एक व्यक्ति जो सही सलामत कुछ समय पहले तक खड़ा था वो अभी बिस्तर पर है, ऐसा लोगों का अक्सर मानना होता है। तो लकवा या स्ट्रोक के पीछे कोई मुख्य कारण है, और ये अचानक ही हो जाता है या शरीर पहले कुछ संकेत देना शुरू करता है, इसके बारे में बताइए। जैसे कि हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं, अगर उनमें कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आए तो हो सकता है उनके लिए मददगार हो ये जो आपकी ट्रीटमेंट है वो, और साथ में ही जिन्हें पैरालिसिस हो चुका है उन्हें भी पता चलेगा कि उनके तरफ से क्या गलतियाँ की गई हैं। जी, लकवा होने के कुछ मुख्य कारण जो पाए जाते हैं वो है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का अनियंत्रित रूप से बॉडी में बढ़ना, साथ में लाइफस्टाइल के बढ़ने वाले बदलाव, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अल्कोहल का एडिक्शन है या ड्रग्स का एडिक्शन है, तंबाकू सिगरेट का एडिक्शन है, ऐसे केसेस में अगर और दूसरी बीमारियां भी हैं उसको, तो उस केस में अगर वो दवाई नहीं लेता है, बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जीता है, टाइम से नहीं सोता है, टाइम से नहीं खाता है, तो लकवा होने के चांसेस नॉर्मल लोगों की अपेक्षा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। पर देखिए, इसका कोई एक इकलौता कारण नहीं है। कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जिसके अंदर आप स्ट्रेस में भी होते हैं, दवाई भी आप लेना भूल जाते हैं, साथ में आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। तो मुख्य कारण के रूप में ये जाना जाता है, बट फिर भी लाइफस्टाइल का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है।
जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये अचानक से होता है, तो नहीं। हमारी बॉडी इतनी कंसाइजली बनाई हुई है भगवान द्वारा कि हमारी बॉडी कोई भी चीज़ के फेलियर में जाने के पहले संकेत देती है। एग्जाम्पल, कई बार पेशेंट को बहुत थकान महसूस होती है और वो एनर्जेटिक फील ही नहीं करता, या फिर उसको कांस्टेंट हेडेक रहता है, सर दर्द की शिकायत वो करता रहता है, बट वो ये समझ नहीं पाता कि ये नॉर्मल सर दर्द नहीं है, ये लकवे का होने वाला संकेत हो सकता है। या फिर कई बार उसको बॉडी में कई जगहों पे ऐसे पेन्स होते हैं जो उसको पहले नहीं थे, उसको चक्कर आता है, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। तो कई सारे कारण और कई सारे संकेत हमारी बॉडी पहले से शो करती है, बट कई बार अनफॉर्चुनेटली हम इनको नॉर्मल रूटीन चीज़ें मान के इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके चलते स्ट्रोक का प्रेवलेंस बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तमाम जो व्यूअर्स ने अभी नेहा जी की बात सुनी है कि इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, मुंह टेढ़ा होना, बैलेंस ना बन पाना, आपको आँखों के आगे जो है विजिबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, आप बोलने में आपको जो है तुतलाहट महसूस होगी या फिर सही से आप नहीं बोल पाएंगे। इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं जो अभी डॉक्टर नेहा जी ने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप अपने बॉडी में इस तरीके का कोई भी सिम्टम पा रहे हैं या आपको नज़र आ रहा है तो एक बार ज़रूर से आपने पास के जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए, वहाँ एक बार अपना जो है टेस्ट कराइए, जिससे आपको पता चल सकेगा कि कहीं ये पैरालिसिस की तरफ तो नहीं जा रहा है। इससे आपके लिए भी मदद होगी और अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो उनके लिए भी मददगार साबित हो सकती है। तो इसी के साथ डॉक्टर नेहा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को एक मुख्य कारण माना जाता है पैरालिसिस होने का। तो क्या सच में ऐसा कुछ है कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो वो आगे चल के पैरालिसिस में तब्दील हो सकता है, और अगर हाँ तो इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तो हर एक मतलब हमारे देश में आज महामारी की तरह हर एक घर में कोई ना कोई बीपी का मरीज़ है, बिल्कुल उसी तरीके से फैल रहा है। तो अगर किसी को बीपी है, हाई बीपी है, तो उसको क्या करना चाहिए? जी, ये एक मुख्य कारण है एक टाइप के लकवे को होने का। देखिए, इसके पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी लकवा दो टाइप का होता है। पहला लकवा होता है जिसमें खून का थक्का बनता है और थक्के का कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या डायबिटीज़ अनियंत्रित होना होता है, और उस केस में आपका जो बॉडी का टाइप होगा उसमें आपको अगर समय से ट्रीटमेंट मिल गया और समय से इंजेक्शन लग गया तो आपकी जान बच सकती है। जो ब्लड प्रेशर वाला लकवा होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट सकता है, वैसे ही इसमें ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने के चक्कर में कोई ना कोई नस या कोई ना कोई वेसल फट जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। ऐसे केसेस में भी अगर पेशेंट समय से हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो कई बार बिना ऑपरेशन के भी उसकी जान बचाई जा सकती है, और कई बार समय अगर निकल जाए तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत मुख्य कारण है लकवा होने का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है डॉक्टर नेहा जी। अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पैरालिसिस का अटैक अगर अचानक से सडन किसी को आया तो परिवार वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अफरा तफरी में होते हैं कि हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, और जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक या तो डॉक्टर्स कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, अब या तो इन्हें बेड रेस्ट पर रखिए या इन्हें मेडिसिन देते रहिए। बस इतना ही काम जो है वो होता है जब एक बार पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो परिवार वाले भी बहुत चिंता में होते हैं कि अचानक अगर पैरालिसिस अटैक हुआ है तो उस वक्त में तुरंत किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक से ही पैरालिसिस का अटैक आता है तो तुरंत में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जो किया जा सकता है परिवार वालों द्वारा? इसके बारे में ज़रा विस्तार से हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक क्या है। सबसे अर्ली साइन होता है आपका चेहरे का तिरछा होना। दूसरा साइन आता है आपको हकलाहट होने लगेगी, आपके शब्द जो है वो अटकने लगेंगे जी। तीसरा, जब आप पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ को ऊपर उठाइए तो उसका हाथ गिरने लगेगा। चौथा, वो बैलेंस खोने लगेगा। अगर ये हो रहा है और 4 में से 2 संकेत भी हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच के MRI के लिए रिक्वेस्ट करना है, और इसकी जानकारी आपको MRI द्वारा ही मिल पाएगी।
उसके पहले कोई भी ड्रग्स को या कोई भी इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करना डॉक्टर के लिए भी मुश्किल होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए होगी, अर्ली साइंस को पहचानें और फिर आप हॉस्पिटल जाके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में MRI के लिए रिक्वेस्ट करें। बिल्कुल सही है डॉक्टर नेहा जी, आपने जैसे बताया कि किन किन चीज़ों का ध्यान या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो परिवार वाले उस वक्त में कर सकते हैं जब इमरजेंसी में किसी को अटैक आता है, स्ट्रोक अटैक आता है या पैरालिसिस का अटैक आता है। तो अभी जैसे हमने सिम्टम्स के बारे में बात की थी कि मुख्य कारण क्या है, क्या संकेत हमारी बॉडी देती है, और आपने कई जो बातें हैं उनका ख्याल रखने के लिए बताया। तो मैं उन साइंस के बारे में जानना चाहूँगी, उन सिग्नल्स के बारे में जानना चाहूँगी जो स्ट्रोक आने से पहले बॉडी देना शुरू कर देती है, और अगर ऐसे साइंस, ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं तो उस वक्त में किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इस पर आप एक बार बताइए। जैसे मैंने आपको बताया, अर्ली सिग्नल्स होते हैं। रेड सिग्नल्स वही होगा, चेहरे का तिरछापन, आँखों का ना खुल पाना, शब्दों का ना निकल पाना, खड़े होते ही बैलेंस का जाना, हाथ को उठाने की कोशिश करना बट हाथ का ना उठ पाना, साथ में जैसे पेशेंट खड़ा होगा चक्कर जैसे आएंगे, उसको गिरने का डर लगेगा, साथ में वो पूरा बॉडी के अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे वाइब्रेट हो रहा है, ज़मीन हिल रही है, जैसे भूकंप आता है ना, ज़मीन हिल रही है, सब कुछ हिल रहा है, वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाएगा। तो ये रेड वार्निंग साइंस है। साथ में अगर आपके पास घर पे BP की मशीन हो तो BP नाप के आप देख सकते हैं, आप पाएंगे BP बढ़ा हुआ है या फिर पेशेंट का शुगर बढ़ा हुआ है। बट मेरा ये कहना होता है कि अगर इनमें से कोई भी साइन आपको दिख रहा है तो इन सब चीज़ों में घर पे नापने के लिए, शुगर लेने के लिए टाइम ना वेस्ट करें। यहाँ पे इमरजेंसी में आप अस्पताल की तरफ जाएं, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें जो आपको प्राइमरी केयर MRI के माध्यम से दे सकते हैं और आपकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर नेहा, कई बार जब भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर से बात करते हुए, पेशेंट से बात करते हुए, तो आम धारणा लोगों की रही है हमेशा से ही कि अगर एक बार पैरालिसिस हो गया तो वो ठीक नहीं किया जा सकता है पेशेंट, और या तो उसे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग वो बेड पे ही रहेगा, और ऐसे ही करते करते उसका जीवन यापन होता है। तो जब ये सारी धारणाएं बनी हुई हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या रिकवरी हो पाना संभव है या नहीं है, या फिर सिर्फ ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं, जितनी भी खबरें हमारे आसपास चलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है जो लोगों द्वारा ही संरचित किया जाता है। इसके बारे में बताइए कि कोई अगर पैरालिसिस का पेशेंट है तो क्या उसकी रिकवरी संभव हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लकवे के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्लॉट वाला, एक होता है हैमरेज वाला। तो ऐसा देखा गया है और रिसर्च के माध्यम से ये पता किया गया है कि जो क्लॉट वाला लकवा होता है, अगर 4 घंटे में उसको इंजेक्शन मिल जाता है तो उस केस में रिकवरी हैमरेज के पेशेंट से ज़्यादा जल्दी पाई जाती है। सेकेंडली, जब हम ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी टाइप का लकवा आपको हुआ है, बट अगर आपका विल पावर नहीं है, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप यकीन मानिए छोटे से अटैक को भी आप ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि लकवा ठीक हो सकता है, तो जवाब है हाँ, बट कंडीशन अप्लाई। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो 2 लेवल पे काम करता है। पहला होता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन, सेकंड होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। हम यहाँ बैठे हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं आपको सुन पा रही हूँ, ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। बट जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है वो 90% जो हमारा पीछे से काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, जो हमारी बॉडी के रेगुलेशन को मेंटेन कर रहा है, अगर उसके अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस आया तो आपकी बॉडी उस चीज़ को कई बार संभाल नहीं पाती है। तो जब भी हम रिकवरी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि क्या पेशेंट ठीक होना चाहता है, बिकॉज कई बार पेशेंट की इच्छा शक्ति होती ही नहीं है कि उसको ठीक होना है। एग्जाम्पल, यंग पेशेंट है, उसको बहुत आदत थी ड्रग्स लेने की, दारू पीने की, सिगरेट पीने की, अब उसको लकवा हो गया, बट अगर उसको ठीक होना है तो उसको वो सारी आदतें छोड़नी होंगी, पर उसका ये कहना है कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकता, तो ऐसा पेशेंट नहीं ठीक हो सकता। सेकेंड एग्जाम्पल, एक मिडिल एज व्यक्ति है जिसको नशे की आदत हो सकती है, बट जब लकवा हो गया उसने ये ठाना कि मुझे ठीक होना है, उसने सब बुरी आदतें छोड़ दी, सारी वजह जो थी उसको हटा दिया और खूब मेहनत करी, तो उस केस में ठीक होने के चांसेस हैं। आप ये समझे, हमारे ब्रेन में 80 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे ब्रेन के कुछ सेल अगर मान लीजिए लकवे के अटैक में मर भी गए तो भी हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पड़े हैं।
जो नया संपर्क बना सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो वापस से आपको वो सारी चीज़ों को प्रदान कर सकते हैं जो आपने लकवे के दौरान खोई है। बट ओनली एक ही शर्त है, क्या आप उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उतना प्रोसेसिंग बॉडी के अंदर करेंगे कि एक नया रास्ता वो बना सके? अगर हाँ, तो लकवा एक लाइलाज बीमारी नहीं है। हर प्रकार का लकवा जो है वो रिकवर हो सकता है, बट कंडीशन अप्लाई। बीमारी से लड़ने वाले में अगर दम है, इच्छा शक्ति है और उसकी विल पावर स्ट्रांग है, तो ब्रेन सबकॉन्शियस लेवल पे और कॉन्शियस लेवल दोनों लेवल पे आपके लकवे की रिकवरी के लिए पूरी तरीके से सक्षम है उसको हराने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर नेहा। अब जैसे कि पैरालिसिस के बारे में हम जब बात करते हैं तो एक जो पैरामीटर हमारे दिमाग में आज भी है कि ये बुज़ुर्गों में ज़्यादातर होता है, जब आपकी उम्र बढ़ रही होती है तब ये पाया जाता है। लेकिन स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो यंग जनरेशन्स हैं, जो जवान बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य हैं, उनमें भी अब पैरालिसिस की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये काफ़ी ऐसे पैर पसार रही है जैसे कि महामारी ने पसारा था और परेशान कर रही है। हालांकि अभी जो है वो केसेस इतने ज़्यादा सामने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी आगे चल के जवानों में होने वाली, जो युवा हैं उनमें होने वाली बीमारियों में से एक हो जाए। जिस तरीके से आपने आंकड़े पहले ही बता दिए हैं कि अब ये जो है युवाओं से लेके बुज़ुर्ग तक अब इसमें सबकी कवरेज होती है। तो युवाओं में जिस तरीके से ये पैरालिसिस की जो समस्या बढ़ती जा रही है, इसके पीछे आप मुख्य कारण क्या मानती हैं? और अगर युवा इससे पीड़ित हैं तो वो किस तरीके से अपना ध्यान रखें, इसके बारे में डॉक्टर नेहा हमें और हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। देखिए, इसके पीछे मुख्य वजह जो है वो तो लाइफस्टाइल है। जिस प्रकार का खान पान हमारा यूथ लेता है, जिस प्रकार की लाइफस्टाइल वो जीते हैं, जिसमें ना उनको खाने का टाइम है ना उनको सोने का टाइम है, सिर्फ एडिक्शन जो है उसको एक ज़रिया बना लेते हैं मज़े का। और कई बार ये एडिक्शन, नशा, लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस मिलकर यूथ्स में, यंगस्टर्स में स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा मेन कारण बन के उभर के आया है। और ऐसे हमारे पास भी कई पेशेंट आए हैं जिनके साथ ये हुआ था। एग्जाम्पल, एक हमारे पास यंग व्यक्ति आए थे जो कि एक वेट लिफ्टर थे, प्रोफेशनल, जो कि एक प्रोफेशनल वेट लिफ्टर थे। उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने अपने वेट लिफ्टिंग के दौर में कई प्रकार के स्टेरॉइड्स का सेवन किया, कई प्रकार की ऐसी चीज़ों का सेवन किया जिससे उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी अच्छी भरी पूरी लगती थी। बट एक समय आया जहाँ पे उनको स्ट्रोक ने घेर लिया। बट उस व्यक्ति की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने हार नहीं मानी। उसका जो प्रोफेशन था, जो उसका पैशन था, जो था जिमिंग एंड बॉडी बिल्डिंग, उसको जब पैरालिसिस हुआ, राइट साइड का पैरालिसिस था और उसका चेहरा तिरछा हो गया, हाथ पैर तिरछे हो गए, उसने हमसे संपर्क किया और लगभग 6 से 8 महीने की रिकवरी का प्रोसेस उसका रहा। और उस पूरे प्रोसेस में जैसा जैसा हमने उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद घर में करने के परहेज़ बताए, एक्सरसाइज बताई, रूटीन बताया, डाइट बताई, उसने उस हर चीज़ को पूरी शिद्दत से फॉलो किया। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 8 महीने बाद वो व्यक्ति एक नॉर्मल ज़िंदगी पे लौट चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने प्रोफेशन में वापस जा चुका है और पूरा परिवार काफ़ी खुशहाल है। क्योंकि 8 महीना जो उन्होंने जीवन में जिया, जो समय उन्होंने निकाला, वो सबसे वर्स्ट समय था उस व्यक्ति के लाइफ का। क्योंकि एक लकवे का व्यक्ति, यंग व्यक्ति, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी फियांसे उसका इंतज़ार कर रही है कि आप ठीक हो जाओ, हमें शादी करनी है, उसके ऊपर इमोशनल भी प्रेशर होता है, फाइनेंशियल भी प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर भी होता है। बट इस व्यक्ति ने, मुझे बहुत गर्व है इस बात को शेयर करते हुए कि उन सारे प्रेशर को झेलते हुए अपनी रिकवरी को रोका नहीं और वो टोटली ठीक हो चुके हैं। एक और पेशेंट हमारे पास आए थे, वो भी यंग पेशेंट थे। उन्होंने अपने आईटी प्रोफेशन में स्ट्रेस के चलते रात भर काम करते थे, सिगरेट की आदत पड़ गई, धीरे धीरे दोस्तों के साथ दारू की आदत पड़ गई, बहुत नशा होने लगा, नशे से किक मिलने लगी। बट फिर एक समय ऐसा आया जब ब्रेन हेमरेज हो गया। जब तक हॉस्पिटल पहुँचे टू लेट हो गया था, सर्जरी हुआ। सर्जरी के बाद आपका जो पूरा बॉडी था, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ, पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया, बोलने में दिक्कत आने लगी, खाने में दिक्कत आने लगी। इस व्यक्ति ने भी जब ये समझा कि जो ये सब चीज़ें उन्होंने करी थी मज़े के लिए या रिलैक्सेशन के लिए, उसी चीज़ ने उनका जीवन ख़राब किया था।
फिर अगले 1 साल की जो जर्नी उनकी से रही हमारे साथ में, उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ा, अपने आप को बदला, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट दिया। मैं हमेशा बात करती हूँ लॉ एंड मेंटालिटी, वो उन्होंने पाली, वो लड़े डटे, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि वो लगभग 90% ठीक है। अपने घर में, अपने परिवार में नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, काम चालू वापस कर दिया है। बहुत मामूली सी प्रॉब्लम उनको रह गई है हाथ की उंगलियों में, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। बट ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो उन्हीं नॉर्मल वर्ग में से आते हैं, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन नहीं थे, बट इनकी रिकवरी 90% 100% इसीलिए हुई कि जो इनका विजन था ना ठीक होने का, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी था। इनकी जो ज़िद थी ना कि हमको इस तरीके से नहीं जीना है, हमें नॉर्मल होना है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। तो उसी जज्बे के साथ ये लोग ठीक हुए। और यंग पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को संभाल लें जिस वजह से उनको लकवा हुआ है, और एक प्रॉपर डॉक्टर के माध्यम से अपनी थेरेपी को स्टार्ट करें, ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें, तो यंग पेशेंट दूसरे पेशेंट की अपेक्षा में जल्दी ठीक हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि युवाओं को जो है अपना बेहद ही ख्याल रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का समय बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। जिस तरीके का एनवायरनमेंट, जिस तरीके का पर्यावरण था उस वक्त में, जिस तरीके का नेचर था, आज का समय बिल्कुल वैसा नहीं है। जंक फूड है और चारों तरफ जो है पोल्यूशन है, और ऐसे में हम सभी को, सिर्फ युवाओं को क्यों, हम सभी को अपना ख्याल रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत खूब डॉक्टर नेहा कि आपने इन सभी जो बातें हैं इनके बारे में हमें बताया। अभी जो सबसे अहम मुद्दा किसी भी बीमारी के बाद उठता है वो है कोरोना या कोविड के बारे में, कि कोविड के बाद से कई मामले बढ़ गए हैं। हार्ट अटैक अगर किसी को नाचते हुए आ जाए तो बोलेंगे कि जो है कोविड वैक्सीन लगाई थी इसकी वजह से आपको ये अटैक आया। अब जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लोग कोविड को ही जोड़ देते हैं, और हमने ये भी देखा है कि कोविड के बाद से जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले हैं उसमें भी वृद्धि हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हमें बताइए, और क्या इसका संबंध हमारे इम्यून सिस्टम से है और या फिर ब्रेन पर हमारा जो है असर पड़ रहा है इस चीज़ का, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, कोविड क्या था पहले अपन ये समझते हैं। कोविड एक तरीके से आंधी तूफान आया था जिसका हमें कुछ नहीं पता था क्या है, क्यों है, कौन सा वायरस है, क्या हुआ। जिन लोगों को कोविड हुआ उनको भी स्टेरॉइड लगा, उनको ऐसे प्रकार के ड्रग्स लगे जो एक्चुअली में ट्रायल करे जा रहे थे। तो हमारी बॉडी का पूरा जो सिस्टम था ना वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया। एग्जाम्पल, आंधी तूफान आई, बाद में मैदान कैसा हो जाता है, बंजर। जिनको कोविड नहीं भी हुआ उनके केस में भी ये हुआ कि उस दौरान पे जिस तरीके के माहौल में हम रहे, डर में हम रहे, जिस प्रकार का हमारा लाइफस्टाइल रहा उन कुछ महीनों में, हमारी बॉडी इमोशनली भी वीक हुई, फिजिकली भी वीक हुई। कोविड सिर्फ एक वजह नहीं थी, कोविड एक तरीके से तूफान था जो आया और बहुत सारे ज़िंदगियों को बदल के चला गया। बट कोविड का स्पेशली जो चेंज हमें देखने को मिला है वो कुछ समय के बाद हमको यंग लोगों में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के रूप में देखने को मिला है। तो यस, कोविड के बाद केसेस बढ़े हैं। बहुत सारी वजह ये है क्योंकि लाइफस्टाइल जिनकी खराब पहले से थी, ड्रग्स लेते थे, दारू नशा, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम थी, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। दूसरे लोग जिन्होंने इस दौरान पे काफ़ी वजन गेन कर लिया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह या डायबिटीज़ बीमारी जो है उसको बढ़ा लिया, उनके ऊपर भी इसका असर देखने को मिला है। अन्य लोग जो फिट हुए, जिन्होंने फिटनेस पे ध्यान दिया, अमूमन उनके मुकाबले इन लोगों में इस चीज़ का असर कम देखने को मिला है। बिल्कुल डॉक्टर नेहा, तो जिस तरीके से हमने युवाओं के बारे में बात किया और साथ में ही हमने बात किया कि कोविड की बाद से जो सिचुएशंस बदली हैं इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो बेहद अहम जो बात आती है वो है इसके इलाज का क्या क्या विकल्प हो सकता है। स्ट्रोक के बाद इलाज के लिए कौन कौन से विकल्प सभी मरीजों के लिए, सब तमाम जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, और कौन सा सबसे असरदार, सबसे सटीक इलाज किसी भी मरीज़ के लिए साबित हो सकता है, इसके बारे में हमें बताइए। और ये जो बातें होंगी ये तमाम उन लोगों के लिए, उन मरीज़ों के लिए, उन सभी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत मददगार होगी जिनके परिवार में कोई ऐसा केस सामने है उनके।
देखिए, स्ट्रोक होने के बाद सबसे ज़रूरी है मेडिकल केयर। मेडिकल केयर में आपको स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं वो इसलिए दी जाती है कि आपको दोबारा से अटैक ना हो, क्योंकि एक बार अटैक आने के बाद दूसरा अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला 3 महीना से 6 महीने के बीच में जो मेडिकल केयर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है, जो आपके प्राइमरी फिजिशियन थे, वो आपको बिल्कुल 100% फॉलो करनी है। दवाइयों में कोई परहेज़ नहीं करना है, दवाइयों को समय पे लेना है, डाइट को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। बट जब हम ये बात करते हैं कि किसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट कारगर होगा, तो ये भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सा टाइप का लकवा और कौन से भाग का लकवा हुआ है। एग्जाम्पल, हमें लकवा हुआ जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पीच का प्रॉब्लम हुआ, हाथ और पैर ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको अब यहाँ पे बेस्ट अप्रोच होगी स्पीच थेरेपी। सेकेंड टाइप, हमको क्लॉट आया, क्लॉट में हमारे सिर्फ पैर चले गए, हाथ का मूवमेंट आ गया, तो हमारे लिए जो अप्रोच होगा वो होगा रोबोटिक थेरेपी। थर्ड सिनेरियो, हमारा हाथ पैर स्पीच तीनों गया, तो इस व्यक्ति के लिए रोबोटिक थेरेपी के साथ साथ ब्रेन मैपिंग, ब्रेन स्कैनिंग प्लस नीडल थेरेपी प्लस डायबिटिक प्लस डाइट काउंसलिंग जो हम करते हैं, वो सारी चीज़ों को मिला के एक मिश्रण के रूप में सही अप्रोच होगा। देखिए, ये सारी अप्रोचेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब सेफ अप्रोच है। कई लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, कई लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, कई लोग रेकी करते हैं, कई लोग एक्सरसाइज थेरेपी करवाते हैं, कई लोग मसाज थेरेपी करते हैं। कुछ भी चीज़ बुरी या ख़राब नहीं है, डिपेंड करता है हमें किस प्रॉब्लम ने जकड़ा, उसका स्वरूप कौन से एरिया के कौन से पार्ट पे पड़ा शरीर के। थर्ड, हमारी लाइफस्टाइल लकवे के पहले कैसी थी, उससे भी हमारे बॉडी की फिजिकल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस पता चलती है। चौथी चीज़, क्या अब हम जो अप्रोच को अपना रहे हैं वो उसी टाइप को सूट करता है जिस टाइप की बीमारी, जिस टाइप के लक्षण हमारी बॉडी में देखने को मिल रहा है। तो एक व्यक्ति के लिए अप्रोच अलग हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। तो सेफेस्ट अप्रोच वो है जो आपके डॉक्टर ने आपको समझाई होगी, जो आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की होगी। एग्जाम्पल, कई लकवे में हम बोलते हैं मसाज मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कई प्रकार के लकवे में मसाज करना अलाउड होता है। कई प्रकार के लकवे में डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एग्रेसिव थेरेपी करनी है, कई बार बोलते हैं कि आपको एग्रेसिव थेरेपी नहीं करनी है। तो कोई भी सेफ अप्रोच एक जो मैं आपको शेयर करूंगी वो सबके लिए लागू नहीं होगी, बट अगेन ये व्यक्ति टू व्यक्ति, लकवा टू लकवा, टाइप टू टाइप डिपेंड करती है। तो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के संपर्क में रह के ही इसको डिज़ाइन और प्लान करवाना होगा। बहुत खूब डॉक्टर नेहा, जिस तरीके से आप चीज़ों को लेकर चल रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और जो टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ गई हैं इस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजीज़ कैसे काम करती हैं आजकल। जैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो क्या कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी इंडिया में मौजूद है जो स्ट्रोक का इलाज कर सके, जो स्ट्रोक के रोकथाम में अपना योगदान दे सके? और अगर कोई ऐसी टेक्निक है तो इसके बारे में हमें बताइए कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। देखिए, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगी वो है ब्रेन मैपिंग, क्योंकि सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, ब्रेन से। तो हम ये हमेशा भूल जाते हैं जब हम लकवे की रिकवरी करते हैं या पेशेंट करता है कि ये हाथ पैर का रोग नहीं है, ये ब्रेन का रोग है। अगर प्रॉब्लम ब्रेन से शुरू हुई थी, मतलब आपका बॉडी का इंजन खराब हुआ था जी, तो अगर आप हाथ और पैर की थेरेपी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पर मैं ठीक नहीं हो रहा, तो कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं ब्रेन वाइज? क्या कनेक्शन है जहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपके हाथ और पैर की रिकवरी नहीं हो पा रही है? तो एडवांस थेरेपी में ब्रेन मैपिंग सबसे आगे आता है, क्योंकि मैपिंग के माध्यम से जिस एरिया का संपर्क कम है या नहीं है, या जहाँ से हमको संपर्क बनाने की व्यवस्था मिल सकती है, उस चीज़ को स्क्रीन आउट किया जाता है। और उसके साथ में आपके वो एरिया जिसमें हमको नहीं पता है कि अभी वर्तमान स्थिति में क्या प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल, आपको हो सकता है 6 महीना पहले स्ट्रोक आया हो, MRI 6 महीना पुराना है, बट आज की कंडीशन में ब्रेन तो रिकवर हुआ ना, उस MRI से आप तो चेंज हो गए। हो सकता है पहले आप बिस्तर पे थे, अब आप चलने लगे हो, पहले आप बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, अब आप अपना कुछ कुछ काम करने लगे हो। तो अभी के वर्तमान स्थिति में आपके ब्रेन का क्या कंडीशन है और आपके ब्रेन का क्या प्रॉब्लम है, इसको नाप के बना के कस्टमाइज प्रोग्राम हम आपको बना के देते हैं। सबसे एडवांस थेरेपी है। साथ में सेकंड थेरेपी होती है निडल थेरेपी। देखिए, निडल थेरेपी और कुछ नहीं है, एक्यूपंक्चर का एक आधुनिक एक्यूपंक्चर का एक मॉडर्न साइंस है। निडल थेरेपी के माध्यम से जिस एरिया में कनेक्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा है उसको स्टिमुलेट किया जाता है
अब कई बार वो सर के पॉइंट हो सकते हैं, कई बार वो स्पाइन के पॉइंट हो सकते हैं, कई बार हाथ और पैर के पॉइंट हो सकते हैं, कई बार वो ज़बान के पॉइंट हो सकते हैं अगर आपको बोलने की दिक्कत है। तीसरा जो होता है वो है रोबोटिक्स। देखिए हर फील्ड में रोबोटिक्स आ गया है, एआई आ गया है, तो इस फील्ड में भी एआई का और रोबोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे पेशेंट जिनका पैर काफ़ी टेढ़ा हो गया है, जिनका हाथ काफ़ी टेढ़ा हो गया है, ऐसे केसेस में रोबोटिक्स ने बहुत हेल्प करी है उस चीज़ को वापस हासिल करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब जिस मोमेंट को आप ठीक होने के बाद करना चाहते हो उसकी प्रैक्टिस, जो खुद से पेशेंट के लिए हाथ से कर पाना नामुमकिन थी या बहुत दर्द भरी थी। तो अभी फ़िलहाल में ये 3 सिनेरियो जो चल रहे हैं ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि सेंट्रल इंडिया में श्री नमोही एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हम एक ही छत के नीचे हमारे मरीजों के लिए लेके आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर नेहा जी। ब्रेन मैपिंग की बात की आपने। ब्रेन मैपिंग, एक तो सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन मैपिंग क्या होता है और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो एमआरआई लोग कराते हैं हर चीज़ जानने के लिए, तो अगर कोई एमआरआई कराता है तो क्या ब्रेन मैपिंग से बेहतर रिजल्ट एमआरआई में आता है या फिर एमआरआई से बेहतर रिजल्ट ब्रेन मैपिंग में आएगा? कैसे काम करती है चीज़ें, ये इसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये एक एआई टूल होता है जिसके थ्रू हम ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ के स्ट्रक्चर्स का जो अंदर का वेवलेंथ है उसको समझ पाते हैं। एग्जाम्पल, हम सबकी एक पर्सनैलिटी है, एक टाइप है, हम सबका ब्रेन का एक शेप बना हुआ है जो किसी के अंदर राइट साइड डोमिनेंट होगा, किसी के अंदर लेफ्ट साइड डोमिनेंस होगा। हम सबकी पर्सनैलिटी है, हम सबके अंदर एक खूबी है, कुछ कमियां हैं, कुछ हमारा कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ है जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है। कुछ चीज़ें हमारी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से डोमिनेंस, एग्जाम्पल किस अपब्रिंगिंग में हम बड़े हुए हैं, कैसा हमारा पारिवारिक माहौल रहा है। तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग बिना ऑपरेशन के नहीं देख पाते। एग्जाम्पल, ब्रेन के अंदर के भाग। अब जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटीज़ की, तो हम तो यहाँ पे ब्रेन मैपिंग की बात कर रहे हैं लकवे के लिए, बट क्या आपको पता है बाहर के देशों में ब्रेन मैपिंग यूज़ होती है अगर आपको आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को चेंज करके एक पर्टिकुलर करियर की शुरुआत करनी है, तो वहाँ पे उस बच्चे की ब्रेन मैपिंग करके पर्सनैलिटी समझी जाती है और उसको ढाला जाता है। सेकंड, इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी प्रकार की आपको मानसिक समस्याएं हो गई हैं जहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स है जो किसी एमआरआई एक्सरे रिपोर्ट में नहीं आते हैं, बट वो चीज़ें पेशेंट के माइंड में हो रही हैं जिसको लाइव अवस्था में हम लोग चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़, विदेशों में तो ये इतनी फेमस है कि वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर प्रकार की बॉडी स्कैनिंग के साथ में ब्रेन मैपिंग की जाती है ताकि आने वाली बीमारियों को रोक सके। तो ये बहुत आधुनिक और एआई ड्रिवन चीज़ है जो इंडिया में अभी हम काफ़ी इसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है। साथ साथ में इसके इतने सारे बेनिफिट है बिकॉज एक तो कोई इसमें रिस्क नहीं है और इसमें सिर्फ फ़ोटो नहीं आता है, इसमें आपकी 12 से 14 पेज की रिपोर्ट आती है जिसमें आपकी पूरी ब्रेन के अंदरूनी जानकारी आपको मिलती है। कई बार जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ और मैं उनको बताती हूँ कि आपकी रिपोर्ट में ये आया है, उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि उनकी बॉडी के अंदर इसका वजह क्या है। एग्जाम्पल, कुछ पेशेंट्स को बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल उसकी वजह उन्हें नहीं पता होती है, तो कई बार ब्रेन मैपिंग में हम उनको उसकी वजह बताते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसको ठीक करने के तरीके बताते हैं ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को समझ के उसके ऊपर काम कर सके और उसको और बेहतर बना सके। तो इसमें ना सिर्फ बीमारी को आप बीमारी को आप प्रॉपर तरीके से रोकथाम कर सकते हो, इससे आप अपनी जीवन शैली को भी बदल सकते हो। आप चाहो तो इसके माध्यम से आप पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हो, आप करियर भी अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अच्छी पर्सनैलिटी भी अट्रैक्ट कर सकते हो, अच्छा जीवन भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो माइंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, माइंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन एंड एआई इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। इन दोनों को मिला के जो मैपिंग बनी है ये हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लकवे के लिए नहीं, लकवे में तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोगों को इंसाइट मिल सके, बट ये हर व्यक्ति के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है और एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर नेहा कि जो ब्रेन मैपिंग है वो किस तरीके से काम करती है। कई देशों में इसका अलग अलग इस्तेमाल भी किया जाता है कि करियर के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, और बहुत अलग अलग तरीके से अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपना गोल अचीव करना चाहता है, इन सभी चीज़ों में
ब्रेन मैपिंग जो है वो काफ़ी मदद करती है। और हमने तो कई सारे प्रोग्राम्स में भी ये देखा हुआ है कि आप अपने दिमाग को जिस तरीके से डिज़ाइन करेंगे आपका दिमाग बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि सिर्फ अगर ब्रेन की बात आए या सिर्फ अगर मेडिसिन या ट्रीटमेंट की बात आए तो वो अकेले काम नहीं करती है। लाइफस्टाइल आपका डाइट भी एक फैक्टर होता है जो बेहद ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है और अगर आपका डाइट सही है तो हो सकता है किसी भी बीमारी से आप बाहर आ जाएं। तो बात हम स्ट्रोक की कर लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसे स्ट्रोक हो चुका है, अगर उसकी लाइफस्टाइल सही रहे, अगर उसका जो है खान पान सही रहे, डाइट सही रहे, तो इज़ इट पॉसिबल कि स्ट्रोक पर रोकथाम लगाई जा सके? और अगर ऐसा है तो कितना असर डाल सकती है ये सारी चीज़ें, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और किन आदतों को अपनाना चाहिए हर एक व्यक्ति को, किन आदतों को छोड़ देना चाहिए, इस पर हम ज़रा चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आपको हमेशा डिजीज़ फ्री रहना है तो अपने पुरातन चीज़ों में चले जाइए। एग्जाम्पल, समय से सोइए, समय से खाइए, समय से जागिए, एक्सरसाइज कीजिए, सात्विक खाना लीजिए, पानी का भरपूर उपयोग कीजिए और अपनी नींद के ऊपर ध्यान दीजिए। बट देखिए, आइडियल सिनेरियो और आज की लाइफस्टाइल, आज के युग में ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते ना, तो एक चीज़ कीजिए, वो ये है कि खुश रहिए। अगर आपको स्ट्रेस भी आया है, आपको बर्डन भी आया है, आपको टेंशन भी आई है, उस चीज़ को इतना हावी मत होने दीजिए कि वो आपके जीवन का पूरा अर्थ बदल दे। जी, स्ट्रेस भी आता रहेगा, टेंशन भी आएगी, मेरे साथ भी आती है, आपके साथ भी आएगी। बट अगर हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, अगर हम 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, हम 10 मिनट उठ के वॉक कर लें और टेंशन को हम इतना ज़्यादा हावी ना होने दें कि वो हमारी बॉडी के अंदर डैमेज कर सके, हमारा प्रेशर कुकर के अंदर इतना प्रेशर ना बनाए कि वो फट जाए, तो आप बीमारी से भी दूर रहेंगे। फिर भी देखिए, जो किस्मत में लिखा है ना, वो आएगी। बट अगर आप जानते हैं मैनेज करना चीज़ों को, तो कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां भी आके छू के चली जाती हैं। बस पर मायने रखता है आप अपने शरीर को उस तरीके से मैनेज करना जानते हो जिसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग या स्ट्रेसफुल लाइफ। तो सिंपल चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा टैकी नहीं है। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अच्छा खाना खाइए, समय से खाइए, समय से नींद लीजिए। यही है फंडा हमेशा डिजीज फ्री रहने का। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके का आपका डाइट होना चाहिए, किस तरीके का खान पान आप रखेंगे, किस तरीके का लाइफस्टाइल आप रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे थोड़ा कम आएंगी। अब हम अगर सप्लीमेंट्स की बात कर लें कि जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, लकवे के मरीज़ हैं, उनके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स या फिर जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी होती है जो उनके रिकवरी में उनकी मदद करेगी, इसके बारे में ज़रा तमाम जो हमारे लोग हैं, तमाम जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें बताइए कि घर बैठे अगर कोई सप्लीमेंट वो लेना चाहते हैं तो वो कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है विटामिन B12, क्योंकि ये नसों का मेन खाना होता है और हमारी सारी नसों का जो कंडक्शन है वो B12 द्वारा मेंटेन होता है। सेकंड मुख्य सप्लीमेंट जो है वो है विटामिन D और कैल्शियम। कई बार क्या होता है, पेशेंट विटामिन D लेता है, कैल्शियम नहीं लेता, तो ये दोनों भाई बहन हैं, एक लेंगे एक नहीं लेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो दोनों का आपको सेवन करना है। विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बारीक बारीक नसों का सर्कुलेशन होता है ना, विटामिन D द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसको पहले आप ब्लड टेस्ट पे नापें और उसके बाद ही इसका सेवन शुरू करें, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बॉडी में। और ओमेगा थर्ड ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन शीट को, नर्व शीट को मेंटेन करने के लिए। तो ये तीन तो है ही, साथ साथ में इसमें कई बार अश्वगंधा होता है या शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, और कई बार ऐसे न्यूरो सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके लकवे के टाइप के हिसाब से एसेंशियल होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्स की बहुत रेंज हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, बट हर सप्लीमेंट हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आपकी बॉडी में क्या कमी है, आपकी क्या मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर ने आपको क्या चीज़, क्या परहेज करने के लिए बोला है, किस चीज़ की आपकी बॉडी में अतिरिक्त मात्रा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में ही आपको एक कस्टमाइज सप्लीमेंट का प्लान है वो लेना चाहिए। रैंडमली जाके ऑनलाइन नहीं बाय करना, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हैं उस चीज़ के लिए क्या आपकी बॉडी में अच्छा होगा या बुरा होगा। पर एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर अगर आपको राय देता है
तो वो आपके लिए कस्टमाइज चीज़ हो सकती है। तो ये 4 सप्लीमेंट के अलावा ऐसे कई तरीके के सप्लीमेंट न्यूरोलॉजिकली आते हैं जो हम लोग कई बार रिकमेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइप है, क्या दवाई चल रही है और उसका क्या लाइफस्टाइल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नेहा। एक बेहद ही अहम सवाल जो है हमारे जहन में हमेशा ही होता है, ख़ास तौर पे जब हम इस तरीके की चर्चा करते हैं कि किसी भी वर्ग में किसी भी तरीके के मरीज़ का इलाज किया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि मरीज़ तो हर जगह हैं, पूरे भारत में अलग अलग कोने में मरीज़ हैं, हर तरीके के मरीज़ हैं, स्ट्रोक के मरीज़ हैं, पैरालिसिस के मरीज़ हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में ऐसे थेरेपिस्ट बहुत कम हैं जो उस जगह तक पहुंच जाएं और उनकी मदद करें, मरीज़ों की मदद करें या उनका इलाज करें। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो ये दावा करते हैं कि मैं तो किसी भी वर्ग के लिए एकदम फ्री हूँ, आप आके इलाज कराइए, आप मेरा ट्रीटमेंट घर पे लीजिए, इस तरीके की बातें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन बात यहीं अटक जाती है कि उन डॉक्टर्स के पास कोई ऐसा थेरेपिस्ट नहीं है जो उस जगह तक जा पाए, उन्हें जो है ट्रीट कर पाए, उनका ट्रीटमेंट कर पाए। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये कि जो आसपास का कोई लोकल व्यक्ति होगा, सिर्फ वही जो है वो उस गांव में रहने वाले व्यक्ति की मदद कर सकता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसे सीखने के बाद गांव-गांव, गली-गली जिसे कोई भी सीख सकता हो और उसके आसपास अगर कोई मरीज़ हो तो उसकी मदद वो कर सके? अगर ऐसा कोई लर्निंग प्रोसेस है तो इसके बारे में बताइए। कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इस ट्रीटमेंट को जो नमो वेलनेस द्वारा किया जा रहा है वो सीख सके और उस मरीज़ की मदद कर सके जो मीलों तक नहीं चल सकता है। जी, मैं बहुत खुशी से आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि इंडिया में ऐसा पहला कोर्स जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी रिकवरी कोर्स, वो हम ही लॉन्च कर रहे हैं, जो उस हर मरीज के लिए है जहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं है, थेरेपिस्ट नहीं है, थेरेपी सेंटर नहीं है या फिर घर वाले उनको ले जाने को तैयार नहीं है। हर पेशेंट को हक है ठीक होने का, हर मरीज को हक है ठीक होने का, बट चूंकि उसको वो सुविधा और वो एक्सेस नहीं है, वो डिपेंडेंट हो गया है दूसरों पे फाइनेंशियली या फिजिकली। तो ये कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, जिसको हमने हमारे पेशेंट के फीडबैक्स के थ्रू और हमारे 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद बनाया है। और ये हमारे लकवा मुक्त अभियान का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर सही गाइडेंस मिलता है पेशेंट को तो वो कहीं से भी बैठकर अपने आप को न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा के रिकवर कर सकता है। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी और कुछ नहीं है, आपके ब्रेन का लर्निंग मैकेनिज्म है, हीलिंग मैकेनिज्म है। पहले 6 महीना वो सेल्फ एक्टिवेट होता है जो भगवान द्वारा दिया गया है, 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। बट अगर आप उस काम को करने की ठानते हैं जो आपको ठीक होने के बाद करना, और आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती है, आपको वो स्ट्रैटेजीज मिल जाती है जिससे आप ठीक हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी मरीज कितना भी बड़ा लकवा लेके बैठा हो वो ठीक हो सकता है। और ये कोर्स हमारे सभी पेशेंट्स के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। बहुत ही खूब डॉक्टर नेहा कि एक ऐसा कोर्स तो मौजूद है कम से कम जो लोग सीख सकते हैं, जिसे और जो असहाय लोग हैं, जो नहीं आ जा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और हम उन्हें असहाय नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारा समाज उन्हें असहाय कहता है। आज भी हमारे देश में अलग अलग जगहों पर ये विडंबना है हमारे देश की, ये जो है सोच है हमारे देश में कि अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो वो असहाय है, वो जीवन भर किसी न किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति पर निर्भर रहेगा, अपने आसपास के, अपने जो दिन भर का काम है उसके लिए। और इसकी वजह से उस मरीज़ को भी बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ मेंटली और फिज़िकली ही नहीं, बहुत इमोशनली भी अंदर तक एक पैरालिसिस का जो पेशेंट है वो टूट चुका होता है। और समाज भी उसे इस तरीके से ही उसके साथ व्यवहार करता है कि वो असहाय है और वो जीवन भर जो है किसी और व्यक्ति पर निर्भर रहेगा। लेकिन आपकी तरफ से, आपकी संस्था की तरफ से उन सभी जो लोग हैं, वो जो समाज है, वो जो मरीज़ है, क्या उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
और आपने जो ये अभियान चलाया हुआ है उसके अंतर्गत आप सोचते हुए क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ इसके बारे में बताइए डॉक्टर नेहा। देखिए, मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगी कि एक लकवे के मरीज को भी सामान्य जीवन का हक है। और मैं सिर्फ ये सुनी सुनाई बातों के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक समय पे ये दौर देखा है, मैंने इस बीमारी को झेला है और इसको फेस किया है। और जिस प्रकार से मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प करी, मेरा सपोर्ट किया, मैंने उस समय को भी देखा है और मैंने रिकवरी करके भी अपने आप को वापस खड़ा होते हुए भी देखा है। मैं सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि मान लीजिए ये बीमारी है तो किसी को भी हो सकती है ना, पर अगर हम उस व्यक्ति को एक अपेक्षित नज़रों से देखेंगे, उसको हम सोचेंगे कि ये जो डिफेक्टेड पीस हो गया है, तो ना सिर्फ हम उसको फिजिकली तोड़ रहे हैं, हम उसको इमोशनली भी ब्रेक कर रहे हैं। कई बार फिजिकल डैमेज तो रिपेयर हो जाएगा, बट जो आपने उसका इमोशनल डैमेज किया है ना, वो रिकवर कई बार होना नामुमकिन हो जाता है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि लकवा लाइलाज बीमारी नहीं है। मैं आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल हूँ। मेरे हज़ारों पेशेंट्स हैं ऐसे जो पूरी तरह से रिकवर हुए हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की, एक सही डॉक्टर की और एक सही मार्गदर्शन की। तो इन लोगों को अपेक्षित ना समझें, इनको अपने परिवार का उसी तरीके से इज्जत और मान दें जैसे आप पहले देते थे। इन लोगों को वही सारी चीज़ों को जीने का हक है जो आपको है, बट सिर्फ सपोर्ट इनके साथ में आपको इस तरीके से करना है कि इनका मोटिवेशन लेवल ना गिरे। साथ में आप लोगों को हेल्प करनी है, एक प्रॉपर डाइट देने की इनको, ताकि रिकवरी जल्दी कर पाएँ। साथ में हमेशा मोटिवेट इसलिए भी करें क्योंकि क्या होता है ना, एक्सरसाइज जो अब हम करने को बोलते हैं बड़ा बोरिंग काम होता है। हम आपको भी कहेंगे कि आप हाथ को उठाइए 10 बार कीजिए, आप भी नहीं करेंगे, तो वो तो मरीज है जो ऑलरेडी डिस्टर्ब होके बैठा है, जिसकी दवाइयाँ चल रही, जिसको बहुत नींद आती है, जिसको बहुत दर्द होता है। तो अगर आप ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो मेरा आप सबके लिए एक ही मैसेज है, वो ये है कि ये पेशेंट एक समय तक ठीक हो सकता है। उस समय तक आपकी सहायता की ज़रूरत होगी, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, घर वालों के साथ की ज़रूरत होगी, दोस्तों के प्यार की ज़रूरत होगी। इस पेशेंट को वो सब कुछ आप प्रोवाइड करें। एक डॉक्टर के मार्गदर्शन में प्रॉपर इलाज कराएं, एक थेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में प्रॉपर एक्सरसाइज करवाएं, और आप देखेंगे जब ये सब चीज़ें मिलती हैं ना, तो लकवा के आप किसी बीमारी को हरा सकते हैं। तो आप इस पेशेंट को उतना ही प्यार और सपोर्ट दें, यही मेरा मैसेज है आप सभी लोगों के। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और जागरूक करने वाली बातें आपने हम सभी से साझा की हैं डॉक्टर नेहा। आपका लकवा मुक्त भारत मिशन न सिर्फ स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण है, बल्कि ये एक सामाजिक जागरूकता भी है कि सही समय पर पहचान और सही थेरेपी से रिकवरी बिल्कुल संभव है। हमारी शुभकामनाएं आपके इस प्रयास के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा नेशनल खबर से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हम उस हर व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे जो लकवा के साथ जीवन जी रहा है और जो लकवा मुक्त होना चाहता है। तो लकवा मुक्त अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से एक विनती कि अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति स्ट्रोक या पैरालिसिस से जूझ रहा है तो ये जानकारी ज़रूर से उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जागरूकता ही इलाज की पहली सीढ़ी होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा।